हाथों को मलमल के स्वच्छ करेंगे साबुन और साफ जल से। याद रखेंगे सुमन के। सुमन के एस सीधे हाथ साबुन मल के, यू उल्टे हाथ रगड़ रगड़ के। याद रखेंगे सुमन के। एम मुट्ठी के ऊपर हाथ फिरा के, ए अंगूठे के ऊपर गोल घुमा के। याद रखेंगे सुमन के। एन नाखूनों को हथेली पे चमका के, कलाई के पास छल्ला बना के। याद रखेंगे सुमन के। स्वच्छ रखेंगे हाथ तो स्वस्थ रहेंगे आप। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका युवा उद्यमी कौशल शो के 5वें एपिसोड में। मिस्टर केतन, पहली एडवेंचर स्टोरी तुम्हारी चॉइस की थी और उसमें बहुत मजा आया। अब मेरी बारी। ठीक है, ऑफ कोर्स मिस काव्यल, प्लीज लीड द वे। एनीवेज, आई वाज ओनली लीडिंग द वे व्हाइल यू वर डिस्ट्रैक्टेड। हम आने वाले एपिसोड में जिन कौशलों के बारे में बात करने वाले हैं वे इतने प्रभावशाली हैं कि युवा लड़कियां उनसे सीखकर अपनी जिंदगी एब्सोल्युटली बदल सकती हैं। करेक्ट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा था कि आने वाले एपिसोड्स में हम किन टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। मैं कह रहा हूं, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। और मुझे पता है कि आप ज्यादा एक्साइटेड होते हैं जब हमारे सवालों के सिलसिले सेगमेंट के लिए, जहां हर एपिसोड में हम आपसे नए सवाल पूछते हैं। लेकिन काव्यल, हमारे दर्शकों को कैसे पता होगा कि उन्हें पेन और नोटपैड तैयार रखना चाहिए? ओहो केतन, जब ये ग्राफिक्स स्क्रीन पर आएगा तब ना। अरे हाँ, खर्चा तो किया है हमने ग्राफिक्स पे। एग्जैक्टली। तो सुपर्ब। चलिए, पेन और नोटबुक तैयार रखिए, सवालों को नोट करिए और उनके जवाब स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके हमें भेजें, या फिर यस ऐप अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड करें। इस ऐप के द्वारा भी आप हमें अपने जवाब भेज सकते हैं। बिल्कुल, पहले सही 500 जवाब देने वाले विद्यार्थी जीत सकते हैं आज का सुपर इंटरेस्टिंग ग्राफिक नॉवेल, जो हम इस एपिसोड में डिस्कस भी करेंगे, हर एपिसोड की तरह। बिल्कुल। और एक बात तो तय है, युवा महिलाएं धूम मचा देंगी जब वो नए उद्यम करेंगी, नई भूमिकाएं निभाएंगी, जब वो उन सारे व्यवसायों में काम करेंगी जो अब तक पुरुष प्रधान रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले दो युवाओं ने हमें भेजे हैं 2 सवाल। चलिए उनसे मिलते हैं। हेलो DIY शो, मेरा नाम आनंद है और मैं क्लास 12 में पढ़ता हूँ। मैं पटना में ही रहता हूँ। मुझे गाड़ियों का बहुत शौक है, इसलिए मैं अपना मोटर ड्राइविंग स्कूल खोलना चाहता हूँ। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, अगर मैं ड्राइविंग स्कूल खोलता हूँ तो उससे कोई पर्यावरण पर प्रभाव तो नहीं पड़ेगा? धन्यवाद। हेलो DIY स्किल्स, मेरा नाम जानसू, मैं बीटा में रहती हूँ। मैं 11th क्लास में स्टडी करती हूँ। मेरा पसंदीदा काम है गाड़ी चलाना। मैं इसे अपना करियर बनाना चाहती हूँ। तो मेरा आपसे यह सवाल है कि क्या मोटर ड्राइविंग स्कूल चलाना लड़कियों के लिए सुरक्षित होगा, और मैं इसके लिए कैसी योजना बना सकती हूँ, और मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए? थैंक यू। आनंद, अगर आप ड्राइविंग स्कूल खोलना चाहते हैं तो क्यों ना आप हर हफ्ते कुछ नए पौधे अपने आसपास लगाएं। इससे पर्यावरण भी सुधरेगा और आपका ड्राइविंग स्कूल चलाने पर इतना संकोच महसूस भी नहीं होगा। अच्छा, मुझको एक बात बताओ, तुम क्या लगता है कि महिलाएं गाड़ी चला सकती हैं? ओए, ये कौन सा सवाल हो गया भाई पूछने का? ऑफ कोर्स चला सकती हैं। सॉरी, मैं भूल गया था। मैं परसों इनको गाड़ी चलाते हुए देख रहा था। रिवर्स गियर में 80 के स्पीड पे ये गाड़ी चलाती हैं। रिवर्स गियर में भी इनकी गाड़ी आगे भागती है। आई डोंट नो। ओके, कुछ चीजें तुम्हारी मेरी फ्रेंडशिप के बीच में है, ऑडियंस को बताने की जरूरत नहीं है। ओके, मैं पूछ रहा था क्योंकि सवाल कुछ ऐसा आया था, आप लोगों को आंसर मिल गया। शायद मैं इतनी अच्छी गाड़ी नहीं चलाती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि महिलाएं गाड़ी नहीं चला सकती हैं। महिलाएं रेस कार्स भी चला सकती हैं, और मर्दों से बेटर। ओके, ठीक है भाई। अब सवालों का क्या करना है बताइए लोगों को। तो चलिए, आपने तो हमें सवाल पूछ लिए, अब बारी है हमारी। पेन और नोटबुक तैयार है ना सवालों के सिलसिले के लिए? तो पहला सवाल है, हमारी आज की कहानी में ड्राइविंग स्कूल मोबाइल क्यों कहलाया जाता है? दूसरा सवाल, क्या केवल पुरुष ही गाड़ी चलाना सीख सकते हैं? तीसरा सवाल,
ड्राइविंग सीखने पर महिलाएं क्या क्या कर सकती हैं? क्या ड्राइविंग केवल पुरुषों के लिए है या पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए है? पुरुष महिला ड्राइवरों के बारे में क्या सोचते हैं? केतन, बोलो बोलो। मेरी राय तुम जानती हो कि महिला जरूर गाड़ी चला सकती हैं, लेकिन मुझे आपसे पूछना है कि गाड़ी चलाना सीख जाने के बाद आप क्या करेंगे? एक बार फिर से पूछता हूं कि गाड़ी चलाना सीख जाने के बाद आप क्या करेंगे? आप अपना जवाब हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर जरूर भेजें या यस ऐप अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड करके आप हमें वही जवाब भेज सकते हैं। पहले 500 सही जवाब देने वाले विद्यार्थी जीत सकते हैं आज का रोमांचक ग्राफिक नॉवल मोबाइल ड्राइविंग स्कूल फॉर गर्ल्स। तो जल्द ही भेजिए आपके जवाब। और अगर आपके पास और कोई सवाल हैं तो हमें जरूर बताइएगा। तो हमारे प्रिय दर्शकों, क्या आपको अंदाजा है कि युवा महिलाओं के लिए क्या है वो सुपर पावर जिसके बारे में कोई नहीं जानता? मुझे पता है, मैं बताऊं? तुम महिला हो? हाँ, मतलब हाँ। डिसाइड कर लो। मैं महिला तो नहीं हूं, लेकिन मुझे इसका जवाब पता है। मैं उसका जवाब प्लीज मुझे देने दो ना। अच्छा चलो बताओ। इसका जवाब है ड्राइविंग, गाड़ी चलाना आना। हम सब ने ये कहीं ना कहीं सुना है कि महिलाओं को अच्छा ड्राइवर नहीं माना जाता। अरे फिर से ये कहने वाले पुरुष ही होते हैं हमेशा। आई एम सॉरी, ये धारणा गलत है और मैं ये बिल्कुल नहीं मानता। मैंने कुछ दिन पहले एक रोमांचक ग्राफिक नॉवल पढ़ी जिसके बाद मेरी महिला ड्राइवर्स के प्रति मानसिकता बदल सी गई। चलो अच्छा है, किसी को तो सम्मति आई। द मोबाइल ड्राइविंग स्कूल फॉर गर्ल्स स्टोरी पढ़कर मुझे 2 जरूरी बातें सीखने को मिली। पहली बात, उत्तरी भारत की महिलाएं अगर वाहन चलाना सीखना चाहें तो उनके लिए ड्राइविंग स्कूल ही नहीं है। दूसरी बात ये कि ड्राइविंग स्कूल्स को मोबाइल होना चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए कि गांव-गांव और हर छोटे शहर घूमकर महिलाओं को गाड़ी चलाना सिखा सके, किसी एक जगह पर सीमित रह के नहीं। ये तो शानदार विचार है और बिजनेस का भी एक अच्छा विकल्प। अब तक किसी ने इस बारे में सोचा क्यों नहीं? वैसे शायद लोगों को ऐसा लगता है कि इसकी मार्केट में डिमांड ही नहीं है। क्या पता लोगों को ऐसा भी लगता हो कि महिलाएं गाड़ी चलाना सीखना ही नहीं चाहती। सच तो ये है कि वो सब कुछ चलाना सीखना चाहती है, कार, जीप, स्कूटर, रिक्शा, बस, टैक्सी, एरोप्लेन तक, सब कुछ और बहुत कुछ। बस आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे रात को ड्राइव करने से बचें, 4 से 5 के ग्रुप में ट्रैवल करें, हमेशा सीट बेल्ट लगाए रखें और सबसे जरूरी बात, अपने आप को डिफेंड करना सीखें। उसके तो बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कराटे। अच्छा हुआ तुमने रोड सेफ्टी और पर्सनल सेफ्टी की बात कर ली। वैसे रोड सेफ्टी के अंदर ये भी आता है कि सड़क पर जो भी हम ट्रैफिक साइंस देखते हैं आपको उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए और पता होना चाहिए कि उन्हें कैसे फॉलो करना है। और सबसे जरूरी बात, ड्राइविंग के दौरान कभी भी फोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तुम्हारी तरह हमेशा पूरा ध्यान रोड पे। मेरा पूरा ध्यान रोड पे ही रहता है। हमेशा सीट बेल्ट पहने रहे और ध्यान रहे कि बाकियों ने भी पहनी हो। हाँ, मैं भी पहनूंगा। मुझे सीट बेल्ट पहना हो ताकि मैं अपनी गाड़ी से कभी हिल ना सकूं, बिकॉज दिस इज DIY, Do it yourself। एक बात और जो अक्सर लोगों को पता नहीं होती, पैदल, एम्बुलेंस और साइकिल चलाने वालों के लिए हमेशा रास्ता बनाएं। आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन उन्हें वाहनों से पहले जाने का अधिकार है। क्या आप लोग जानते हैं कि मथुरा, उत्तर प्रदेश में ऐसा ड्राइविंग स्कूल है जहां से महिलाएं गाड़ी चलाना सीख सकती हैं? जी हाँ, और सबसे बढ़िया बात, वहाँ पुरुष भी गाड़ी चलाना सीख सकते हैं। जाना चाहिए तुम्हें। तो बिल्कुल, तो जरूरी भी है। आत्मनिर्भर स्कूटर ड्राइविंग स्कूल फॉर वुमेन। आज की डेट में आत्मनिर्भर बहुत सारे शहरों में है और बहुत सारी महिलाओं को स्कूटी चलाना सिखाती है। तो फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि हाँ, बिजनेस कर रहे हैं हम तो रिस्क तो है और मुझे इस रिस्क को मिनिमाइज करना है। तो मैं इस बिजनेस को कम से कम इन्वेस्टमेंट में करना चाहती हूँ। तो मैंने कम से कम इन्वेस्टमेंट में क्या करा कि सबसे पहले मैंने अपनी ब्रांड बनाई आत्मनिर्भर के नाम से। ठीक है, पुणे में बैठे बैठे मैंने अपने फ्रेंड्स को कॉल करा और उनके जिनके ऑलरेडी ऑफिसेस थे उनको एक फॉर्म बना कर दिया
कि जो भी लोग स्कूटी सीखना चाहेंगे वो आपके पास आके फॉर्म भरेंगे और कुछ पेमेंट देंगे, तो आप उस फॉर्म और पेमेंट को रख लीजिएगा। किकस्टार्टर और इंडिगोगो जैसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर लोग अपने प्रोडक्ट्स को बनने से पहले ही बेच देते हैं, बस एक कंसेप्ट के थ्रू। हमने लोगों को बताया कि हम एक स्कूटी ड्राइविंग स्कूल स्टार्ट कर रहे हैं महिलाओं के लिए, जहाँ पे एक फीमेल ट्रेनर होगी, एक महिला ट्रेनर होगी और वो महिलाओं को स्कूटी चलाना सिखाएगी। तो बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि बहुत खुश हो गई है जान के कि एक फीमेल ट्रेनर है जो उनको स्कूटी चलाएगी, और वो कॉल्स पे कॉल्स करने लगी। तो हमने उन्हें कहा कि हाँ, हम स्टार्ट करने वाले हैं, पर आप हमें ट्रस्ट कर सकते हैं, ये हमारा फ़ोन नंबर है, ये हमारा एड्रेस है। और उन्हें कहा कि आप जा सकते हैं, आप ऑफिस में देख सकते हैं, वहाँ पे ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ थे मेरे फ्रेंड्स के जो काम करते थे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मैंने बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशन करा। मैं मथुरा में थी भी नहीं उस वक्त, मैं पुणे में थी, पर कोलैबोरेशन के थ्रू, मेरे फ्रेंड्स के थ्रू, और हेल्प मांगी मैंने उन लोगों से और उन्होंने करी हेल्प, क्योंकि उन्हें लगा कि हाँ, ये कुछ अच्छा करना चाहती है। सो येस, सो दैट इज़ हाउ इट स्टार्टेड। एंड जैसे जैसे लोगों ने उसके बारे में जानना चालू करा, कुछ ही दिनों में हमारे पास बहुत सारे लोग आए जिन्होंने फॉर्म भरा और एडवांस फी देके रजिस्ट्रेशन भी करा। ये तो काफी प्रॉफिटेबल है, ये फायदेमंद टाइप का बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। तो एब्सोल्युटली। मुझे तो बस इस बात का थोड़ा बुरा लगता है कि गाड़ी चलाने से इतना प्रदूषण होता है, मतलब पूरे प्रकृति को कितना नुकसान होता होगा, नहीं? हाँ, लेकिन ये भी सच है कि हम तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक हमारे देश में कोई ऐसा बढ़िया पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं बन जाए जो हर जगह हो, या वाहन जो सौर ऊर्जा या किसी और पर्यावरण हितैषी ईंधन से चले, जिससे हमें ग्रीन एनर्जी भी कह सकते हैं, जिसके उपयोग से बिल्कुल भी प्रदूषण ना हो। सपने सुहाने बचपन के, ये तो बहुत समय तक नहीं होने वाला, ना गांव में ना शहर में, ये सपना ही है फिलहाल। हाँ, और जब तक ऐसा नहीं हो जाता, लड़कियों को ड्राइविंग की सुपर पावर स्किल पहली फुर्सत में सीखनी चाहिए। जैसा कि हमने देखा, आप लोगों को इमरजेंसी में अस्पताल ले जा सकती हैं, एम्बुलेंस ड्राइवर बन सकती हैं, इतनी सारी डिलीवरी जॉब्स होती हैं। आप सीख लें गाड़ी चलाना, उसके बाद आप कुछ भी कर सकती हैं। हमारे देश की युवा लड़कियों, अगर हम ये चाहते हैं कि दुनिया हमारे प्रति अपना एटीट्यूड, अपना नजरिया बदले, तो हमें हर उस फील्ड में काम करना होगा जहां आज पुरुष प्रधान है। अगर हमें दुनिया बदलनी है, लोगों की मानसिकता बदलनी है, तो ये बहुत जरूरी है। और जब सब देखेंगे कि लड़कियां कितनी कुशलता से गाड़ियां चलाना सीख रही हैं और बाकी सारे काम कर रही हैं, सारे सवाल उठाने वाले लोगों की बोलती बंद हो जाएगी। ऐसे बंद हो जाएगी। अच्छा, हमारे दर्शकों को ये तो बताओ कि ड्राइविंग के साथ साथ और क्या जरूरी कौशल हैं जिन्हें सीखना जरूरी है? सब्र का फल मीठा होता है। जब तक सब्र का फल मिले, ये लो, तुम ये फल खाओ, ऑर्गेनिक है, हैप्पी ईटिंग। इसमें चार्जर कहाँ लगता है? वो खाने वाला एप्पल है, मोबाइल वाला एप्पल नहीं। हाँ? इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए देखते हैं द मोबाइल ड्राइविंग स्कूल फॉर गर्ल्स की कहानी। लड़कियों को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जरूरत है लोगों का माइंडसेट बदलने की। हाँ हाँ, बस ऐसे ही धीरे धीरे चलाओ। अरे सामने देखो, गाड़ी चलाना लड़कियों के बस की बात नहीं है। नो शेम। मैं तो ऐसा कभी ना करूं। सड़कें लड़कियों के लिए सेफ नहीं होती। तुम नहीं चलाओगी। फरहान का एक्सीडेंट हो गया है। अगर फातिमा तुम्हें समय पर नहीं लाती तो बहुत ब्लड लॉस हो जाता। चलो, तुम्हें लाइसेंस दिलवाते हैं। और इसके बाद फातिमा अनस्टॉपेबल थी। मैं ऑल विमेन ड्राइविंग स्कूल खोलूंगी और सारी लड़कियों को एम्पावर करूंगी। और ऐसे फातिमा ने बिहार की हर लड़की को गाड़ी चलाना सिखाया और सेल्फ डिपेंडेंट बनाया। तो कैसा लगा आप सबको हमारी अनस्टॉपेबल फातिमा से मिलकर? ये फातिमा के पापा भी ना
जब तक झटका नहीं लगाना तब तक समझ नहीं आया कि बेटी के लिए ड्राइविंग सीखना मतलब सबका फायदा। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसे लोग हैं तो उनको समझाएं कि भाई साहब संभल जाओ, कोई हादसा होने का इंतजार मत करो। सोचो, फातिमा ने ड्राइविंग स्कूल स्टार्ट करने के बाद कितनी सारी लड़कियों और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया होगा। आत्मनिर्भरता से आता है आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से आता है साहस, सफलता, खुशहाली। सोचो फातिमा ने कितनी खुशियां फैलाई होंगी। तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं ड्राइविंग सीखे। ले चलते हैं कोलकाता की सड़कों पर और मिलवाते हैं सुषमा मिद्दे से। मेरा नाम सुषमा मिद्दे है। मैं बेलुरथम कोलकाता में रहती हूँ। मेरे पास मेरी खुद की कार पिछले 1.5 साल से है। दरअसल मुझे कार चलाना बहुत पसंद है। आप इसे मेरा जुनून कह सकते हैं। बहुत सारे ग्राहक मुझसे कई बार पूछ चुके हैं कि मैं पूरा दिन गाड़ी चलाकर थकती नहीं हूँ। मैंने उनसे कहा, बल्कि मुझे लगता है कि जब मैं कार चलाती हूँ तो मुझे खुशी होती है। बड़ी बसें, ट्रक हमेशा हावी होने की कोशिश करती हैं, क्योंकि मैं एक महिला हूँ। मेरे पिता ने मुझे सिखाया है कि कुत्ते की भौंकने की परवाह नहीं करनी है। हो सकता है कि वे काट सकते हैं, लेकिन हमें रुकना नहीं है। तो अगर आप एक युवा लड़की हैं जो महिलाओं को ड्राइविंग सिखाने के बिजनेस को पिच करना चाहती हैं, तो हम बस यही चाहेंगे कि आपकी उम्र 20 से 25 की हो और आपको ड्राइविंग का अनुभव हो। आपके पास एक योजना अर्थात बिजनेस प्लान होना चाहिए कि इसे बिहार में कैसे सफल उद्यम का रूप दिया जा सकता है। बिजनेस प्लान बहुत जरूरी है। हर सफल बिजनेस की शुरुआत बिजनेस प्लान से ही तो होती है। अगर ये सुनने में कठिन लग रहा है तो डरिए मत, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, इसमें आपको बाहर जाकर रिसर्च करनी है, लोगों से मिलना है और जरूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। आप ऑनलाइन रिसर्च के आधार पर बिजनेस प्लान नहीं बना सकते। इसमें मजा भी आएगा और सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। हर बिजनेस प्लान को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, बांटा जा सकता है, जिससे उससे बनाना और आसान हो जाता है। पहले आप किस समस्या को सुलझाना चाहते हैं, दूसरा आप कैसे उसे अलग तरीके से सुलझाएंगे, कैसे आपका प्रोडक्ट या सर्विस बाकियों से अलग और बेहतर होगा, और तीसरा आपको इसे शुरू करने के लिए किन किन रिसोर्सेज यानी साधनों की जरूरत पड़ेगी, जैसे जगह, सामान, गाड़ी लाइसेंस आदि। चौथा ये कि सब करने में कितना निवेश लगेगा। पांचवा, आप अपनी सेवा कितने में बेचेंगे। आपको इस बात का भी अंदाजा लगाना होगा कि आपके हर महीने में लगभग कितने कस्टमर्स रहेंगे। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप कितना प्रॉफिट यानी मुनाफा कमा पाएंगे और कब, कैसे, कितना अपने निवेशकों से लिया गया पैसा वापस कर पाएंगे। इसी को तो कैश फ्लो बनाना कहते हैं। वैसे कैश फ्लो बनाने से पहले बजट बनाना पड़ता है। बट नो प्रॉब्लम, आपकी मदद के लिए www.mapofme.in पर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। पता है, आप इसकी मदद से सिर्फ 26 स्टेप्स में अपना लाइफ प्लान बना सकते हैं। उसे जैसे चलाना है वैसे चलाओ। इंग्लिश में, हिंदी में, फोन पर, लैपटॉप पर, हर जगह अवेलेबल है और हर जगह एकदम फ्री। www.mapofme.in। और हाँ, आप चाहें तो गोइंग टू स्कूल के इंडिया के YouTube चैनल या YESS ऐप पर यह शो दोबारा देख सकते हैं। और सिर्फ यही शो नहीं, वहां ऐसे बहुत सारे शोज हैं और स्किल वीडियोस हैं जो आप देख सकते हैं, सब फ्री में। अरे वाह, ऐसी बढ़िया बढ़िया लाइफ चेंजिंग चीजें भी फ्री में मिलती हैं। ऐसा समझ लो कि आज के टाइम पर हमारे युवाओं को उनका भविष्य बनाने के लिए जो भी जरूरी है वो फ्री है। जैसे नौकरी या स्टार्टअप के लिए कौशल सीखना फ्री है। आप जब चाहें, जहां चाहें वो स्किल्स सीख सकते हैं और प्लान बना सकते हैं और अपने करियर का सफर शुरू कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप अपना बिजनेस मॉडल हमें पिच करना चाहते हैं तो आप कोशिश करें उसमें क्लीन एनर्जी यूज करने की। क्या
तुम बता सकती हो कि क्लीन एनर्जी में क्या क्या आता है? यस, सौर, हवा, पानी, रिसाइकल कचरे से बनाया गया बायोगैस और बहुत कुछ। इस पर और सेल्फ डिफेंस पर तो हम आगे बहुत चर्चा करने वाले हैं। ओए, आराम से। डांस पे चांस यार, सॉरी, चांस पे डांस बोलते हैं। चांस पे डांस, मेरा जबड़ा मेरे हाथ में होता है उसका क्या? तो आराम से जरा। तो आप आज ही हमें अपना बिजनेस आइडिया भेजें और स्टार्टअप कैपिटल यानी रकम पाने का मौका पाएं। बिहार की युवा लड़कियों, ये बहुत ही बढ़िया अवसर है जिंदगियां बदलने का। क्यों? क्योंकि अगर आपका आइडिया सही निकला तो आपको स्टार्टअप फंडिंग मिल सकती है। आप हमें अपना आइडिया वीडियो बनाकर व्हाट्सएप कर सकते हैं। शर्त है कि आपकी उम्र 18 से 23 तक की होनी चाहिए। सोचिए कितने सारे सेक्टर्स यानी क्षेत्रों में उनके लिए नौकरी के दरवाजे खुल जाएंगे और ऐसे कितने सारे व्यवसाय हैं जो ड्राइविंग आने पर उन्हें करने में आपको सक्षम बना देगा। अरे केतन, तुम्हारी आज की कविता कहाँ है? कविता स्कूल गई होगी। मतलब अच्छा, कविता। अरे तो याद है मेरे को। अर्ज किया है, मुलाजा फरमाया कि महिलाओं को ड्राइविंग सिखाओ, दुनिया में बदलाव लाओ, अपने और परिवार के लिए पैसे कमाओ और पर्यावरण में भी सुधार लाओ। वाह शायर साहब, वाह, मान गए आपको। चलिए जल्द ही मिलेंगे और आप सबके लिए टॉपिक तो मैं चूज करूंगी इस बार। हाँ और क्या, मुझे पूरा भरोसा, पूरा भरोसा है बेटा तुम्हारे डिसीजन मेकिंग में, बिल्कुल। और हाँ, आपको हमारे सवालों के जवाब हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर देने हैं। और अगर आपकी उम्र 18 से 23 वर्ष तक है तो आप अपना बिजनेस आइडिया या इस विषय से जुड़े अपने सवाल हमें दूसरे नंबर पर वीडियो व्हाट्सएप करें। अगर हमें आपके बिजनेस आइडियाज अच्छे लगे तो शायद आपके प्रोजेक्ट आइडिया के लिए फंडिंग भी मिल जाए। अपना नाम, नंबर, पता ये देना भूलिएगा मत, हम आपको ढूंढेंगे कैसे। आपने इस एपिसोड में क्या सीखा? जो आपके विचार हैं वो भी आप हमें भेजें। हमें ये बताएं कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा और ये बताना ना भूलें कि आप ड्राइविंग सीखेंगे या नहीं। तो चलो फिर मिलते हैं। बाय बाय। नमस्कार, हेलो, मेरा नाम है केतन सिंह और आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे शो में जिसका नाम है युवा उद्यमी कौशल शो। एक ऐसा शो जहां हम और हमारे साथी कम साधनों में भी पेश कर रहे हैं एक शानदार शो। फैंटास्टिक। और मैं हूं काव्या सिडानी और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम इस शो को इंटरेस्टिंग बनाए रखें। बोले तो एब्सोल्युटली कूल आपके लिए। कूल तो हमारे देश के युवा हैं जो आने वाले समय में इस देश को आसमान की ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे करके। वैसे क्या तुम्हें आइडिया है कि आजकल के युवा जब 18 साल के हो जाते हैं तो 12वीं के बाद उनकी नौकरी या स्टार्टअप शुरू करने को लेकर क्या आकांक्षाएं होती हैं? तुम्हें तो पता होना चाहिए ना, आखिर तुम भी तो युवा हो। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। मैं दिल और एटीट्यूड दोनों से युवा हूं, लेकिन उम्र 20, 30, 40 साल ज्यादा है। ज्यादा नहीं। वैसे ये कोई मजाकिया सवाल है नहीं। ऐसे सवालों के जवाब समझने के लिए अच्छी लिसनिंग स्किल्स होनी चाहिए, मतलब ध्यान से सुनने का कौशल। अब ध्यान से सुने। पेन और नोटबुक तैयार रखिएगा। हमारे सवालों के सिलसिले सेक्शन में दिए गए सवालों को नोट करिए और उनके जवाब कहां भेजने हैं ये भी नोट कर लीजिए। या फिर हमारा यस ऐप अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड करके इस ऐप के द्वारा भी आप अपने जवाब हमें भेज सकते हैं। पहले सही 200 जवाब देने वाले विद्यार्थी जीत सकते हैं आज का सुपर इंटरेस्टिंग ग्राफिक नॉवेल जो हम इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे। और हाँ, अगर आपकी उम्र 18 से 23 वर्ष तक की है और आपके पास कोई पर्यावरण हितैषी बिजनेस आइडिया है तो आप ध्यान से सुने कि आप अपना आइडिया वीडियो के माध्यम से हमें कैसे व्हाट्सएप कर सकते हैं। करेक्ट। और मेरे हिसाब से इसी के साथ साथ सही तरह से सवाल करना आना भी बहुत जरूरी है।
आपको पता होना चाहिए कि कैसे सही शब्दों का प्रयोग करके इस तरह से सवाल पूछे कि विस्तार में जानकारी मिले, हाँ या ना में नहीं। एग्जैक्टली। तो शॉर्टकट नहीं लेना है, आपको हर बात की गहराई में जाना है। चलो हम बिना वक्त गवाए हमारे युवाओं से जानते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं। क्वेश्चंस प्लीज। हेलो DIY यूथ स्किल्स शो, मैं निशा कुमारी 11वीं की छात्रा हूँ। मैं किशनगंज की रहने वाली हूँ। मेरा आपसे एक सवाल है कि मैं जैविक खेती करना चाहती हूँ और मुझे इसके लिए ट्रेनिंग कहाँ से मिलेगी? हेलो DIY यूथ स्किल्स शो, मेरा नाम प्रिंस कुमार है। मैं क्लास 12 से हूँ और मैं किशनगंज में रहता हूँ। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि जैविक खाद बनाने में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है और हम इसे कैसे बना सकते हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर मेरे परिवार वाले मुझे बिजनेस करने से रोके, करने ना दें, तो मैं उन्हें कैसे समझा सकती हूँ? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि पर्यावरण को दूषित होने से हम सभी युवा इसे कैसे बचा सकते हैं। निशा, आपके सवाल के लिए थैंक यू। आप जहां रहती हो वहां से सबसे नजदीकी KVK यानी कृषि विज्ञान केंद्र में जाके आप जैविक खेती के लिए जरूर कौशलों की ट्रेनिंग की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे जैविक किसान बनोगी। निशा, आप अपने परिवार को समझाएं कि वो आपको बस एक चांस दे ताकि आप कुछ कर दिखाएं। आपके आसपास किसी महिला ने कोई बढ़िया काम करके दिखाया हो तो उनका एग्जाम्पल बताएं। परिवार को बताएं कि आप उनकी राय लेकर ही अपना बिजनेस आगे चलाएंगी, फायदा उनका ही होगा। बिंस कुमार, आपके सवालों के लिए शुक्रिया। भाई, मैं ठहरा शहर में रहने वाला बंदा, मुझे आइडिया नहीं कैसे जैविक खाद बनता है, लेकिन हम अपने दर्शकों को चैलेंज करते हैं। क्या आप बिंस कुमार को बता सकते हैं कि जैविक खाद कैसे बनता है? शोध करके आप उन्हें यह भी बताएं कि युवा पर्यावरण को दूषित होने से कैसे बचाना चाहिए। आप अपना जवाब हमें स्क्रीन पर बताए गए फोन नंबर पर जरूर दीजिए। और अब पेन और नोटबुक तैयार रखें क्योंकि वक्त आ गया है सवालों के सिलसिले का। सवालों को नोट करिए और उनके जवाब हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर जरूर भेजिए। या यस ऐप अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड करके भी आप हमें जवाब भेज सकते हैं। पहले 200 सही जवाब देने वाले विद्यार्थी जीत सकते हैं आज का रोमांचक ग्राफिक नॉवेल द लास्ट शो। तो जल्द भेजिए अपने जवाब। तो पहला सवाल, ये लास्ट शो क्या है? फिर से एक बार पूछता हूं, ये लास्ट शो क्या है? दूसरा सवाल, जैविक खेती से हमें और इस धरती को क्या फायदे हैं? और तीसरा सवाल, क्या खेतों में काम करने वाली महिलाएं संभावित उद्यमी हैं? फिर से पूछ रहा हूं, क्या खेतों में काम करने वाली महिलाएं संभावित उद्यमी हैं? एक नए बिजनेस आइडिया को खोजते साहसी उद्यमी का पहला कदम क्या होना चाहिए? फिर से, एक नए बिजनेस आइडिया को खोजते साहसी उद्यमी का पहला कदम क्या होना चाहिए? और अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, कृषि उद्यमियों के लिए सामने आज के दौर में सबसे बड़ी चुनौती क्या है जिसका सामना करने के लिए उन्हें तैयार रहना होगा? मेरे पास जलवायु परिवर्तन पर भी सवाल हैं, लेकिन उससे पहले क्या तुम्हें लगता है कि नौकरियां पर्याप्त हैं? तुम और मैं तो शहर में रहते हैं। मान लो तुम 11वीं कक्षा में हो और अब तुम 12वीं कक्षा के बाद शहर में आकर नौकरी करना चाहती हो और इस पर योजना बना रही। क्या लगता है, नौकरी मिलने की संभावना है? मुझे हमारे देश के युवाओं की काबिलियत पर कोई शक नहीं। मुझे यकीन है कि उनमें असीम प्रतिभाएं हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि शहरों में नौकरियां कम होती जा रही हैं फॉर श्योर, और नौकरी की तुलना में अप्लाई करने वालों की आवेदकों की संख्या बहुत ज्यादा है। मैं आपके सपने नहीं तोड़ना चाहती, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप सच जानें, युवा बेरोजगारी बड़ी समस्या है, वैसे ही जैसे जलवायु परिवर्तन बड़ी समस्या है। एक मिनट, युवा बेरोजगारी और जलवायु परिवर्तन तो दोनों अलग अलग समस्याएं हैं, तुम इन्हें साथ में क्यों बोल रही हो? तुम ही सोचो।
क्योंकि सोचो सोचो। दोनों समस्याएं साथ में आ सकती हैं, बराबर? बिल्कुल। अगर युवा उद्यमी बनने का निर्णय लेता है और उन समस्याओं पर काम करते हैं जो जलवायु परिवर्तन की वजह से हो रहे हैं, तो ना सिर्फ पर्यावरण को फायदा पहुंचेगा बल्कि वे खुद के लिए पैसे भी कमा पाएंगे, नौकरियां पैदा कर पाएंगे और बहुत सारे लोगों का भला भी कर पाएंगे। वाह, तुम्हारे नॉलेज की तो मैं दात देता हूं, मतलब दात देता हूं। वैसे इससे मुझे याद आया, 18 से 23 की उम्र के जिन युवाओं के पास ऐसी समस्याओं के समाधान के आइडियाज हैं, वे उन्हें स्क्रीन पे बताए गए नंबर पे व्हाट्सएप द्वारा हमें भेज सकते हैं। जरूर बताना चाहिए अगर 1 उस आइडिया से जलवायु परिवर्तन का समाधान होता है, 2 नई नौकरियां पैदा होती हैं और 3 आइडिया लाभकारी है और 4 आपके आइडिया से बहुत सारे लोग प्रभावित होंगे। इसी बात पर दोस्तों आपको दिल्ली के कपिल मंडावेवाला से मिलवाते हैं, जिन्होंने शहरी जैविक खेती की शुरुआत की और बहुत सारी समस्याओं का समाधान किया। कैसी समस्याएं? ऐसी समस्याओं का हल जिससे बहुत सारी महिलाओं और पुरुषों को रोजगार मिला, ग्राहकों को रासायनिक फल और सब्जियों की जगह जैविक फल और सब्जियां मिली, जिससे उनके स्वास्थ्य में सुधार आया और ये उद्यम पर्यावरण हितैषी है। आइए देखते हैं, जानते हैं क्या है ये। तो एडिबल रूट्स में हम लोगों को एनेबल करते हैं कि वो अपना खुद का खाना उगा सकें अपनी खुद की जगह पे। हम हैंड्स ऑन वर्कशॉप कराते हैं जिसमें वो अपने हाथों से करके सीखते हैं, और खाली सब्जी उगाना नहीं, उसमें फिर खाद बनाना भी, कंपोस्टिंग भी आ गया, पानी कैसे बचाना है वो सब भी आ गया, फिर अपने खाना जो उगा रहे हैं उसको सही तरीके से कैसे उसको पकाना है या किस तरह से प्रिपेयर करना है वो भी आ गया। तो हर चीज़ जो अपने खाने से जुड़ी है और उसको किस सही तरीके से करना, सस्टेनेबली कैसे करना, वो हम सिखाते हैं। दूसरा काम हम करते हैं, आपकी जगह पे आते हैं, आपकी जगह का सर्वे करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, चाहे वो छत हो या बालकनी हो या आंगन हो या छोटी सी ज़मीन हो या बड़ी सारी ज़मीन हो, हम कोई भी जगह पे जहाँ धूप आती है वहाँ पर आपके लिए प्लांट डिज़ाइन और मेंटेन करते हैं आपका गार्डन। अगर आपके पास जगह कम है कि छत पे आप उगा रहे हो लेकिन आपको और सब्ज़ी चाहिए, तो हमारे खुद के अभी 3 फार्म हैं दिल्ली NCR में और भी तैयार हो रहे हैं। तो इन जगहों पे आप अपना एक प्लॉट ले सकते हो 1200 से 2400 स्क्वायर फुट का, और उस पर सारी सब्जियां हम उगाते हैं आपके चॉइस के मुताबिक, और जो भी उगता है उस प्लॉट पे वो आपको मिल जाती है। उसके लिए आप एक मंथली फीस देते हैं हमको। और ये था जैविक जीवन का जादू। आज हमारी दुनिया को इस तरह के बिजनेसेस की जरूरत है जो जलवायु परिवर्तन की समस्या को भी हल करें। मैं बता रहा हूं तुम्हें, जैविक ही भविष्य। तुम्हें काफी जानकारी है ना इसके बारे में? हाँ, तो मैं बता दो था, थोड़ी दुनिया हमने भी देखी है। बट जोक्स असाइड, बात यह है कि जलवायु परिवर्तन की समस्या दिन ब दिन बिगड़ती जाएगी। हम गाड़ी बसें चलाने के लिए ईंधन जलाते हैं, प्लास्टिक भी जलाते हैं जिससे जानलेवा धुआं निकलता है जो हवा में, हमारे खाने में और हर जगह जाता है। हम कोयला जलाते हैं जिससे बहुत सारा प्रदूषण होता है, और हम तो दिन पे दिन जंगल भी काट रहे हैं। इससे बारिश लेट आती है, कहीं बाढ़ आती है तो कहीं सूखा पड़ रहा होता है, और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। अब अगर तुमने दुनिया देखी है तो समाधान भी बताओ, क्या कर सकते हैं हम? हम कर सकते हैं छोटे छोटे बदलाव, जैसे प्लास्टिक नहीं खरीदेंगे और जलाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं। स्वच्छ ऊर्जा के बारे में सीखेंगे, सौर ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस आदि। डोंट वरी, हम आने वाले एपिसोड्स में इन सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, अब आपको ऐसी ही छोटी छोटी बदलाव की बड़ी बड़ी कहानियां दिखाते हैं। ये कहानी एकदम हिंदी फिल्मों की तरह है। समझ गया, मैं समझ गया कौन सी कहानी है। ये तो बड़ी मजेदार कहानी है, नो। इसमें बॉलीवुड का सारा मिर्च मसाला भी है, ड्रामा, इमोशन, सस्पेंस और सबसे जरूरी होप। ओके, स्टॉप। उम्मीद, एक उज्जवल कल की उम्मीद। हाँ, ओके, स्टॉप इट, रिलैक्स। थोड़ा इमोशन आपका उभर के बाहर ही आ जाता है यार। हाँ ठीक है, सॉरी, तुम बोल रही थी, कुछ बोलो।
दैट्स बेटर। द लास्ट शो में हमारी नायिका के पिता की फसल बर्बाद हो गई थी। हमारी नायिका स्थानीय टीवी स्टेशन में इंटर्नशिप कर रही थी, जहां वे ऐसे उपकरण बनाते हैं जो जलवायु परिवर्तन पर नजर रखते हैं। उसे एहसास होता है कि सिर्फ विज्ञान से ही लोगों की मानसिकताएं नहीं बदलेंगी, तो वो और उसकी छोटी बहन अपनी बुआ के पास जाते हैं, जो बॉलीवुड अभिनेत्री रह चुकी है और बहुत पहले रिटायर हो चुकी हैं। पक्का पक्का उन दोनों ने बुआ को आखिरी प्रदर्शनी देने के लिए कहा होगा, है ना? तुमसे अपना एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं होने वाला। चलो तुम्हें और सब लोगों को ये कहानी दिखाते हैं। सबसे अच्छी कहानी वो होती है जिसमें किसी दूसरे को एक और चांस मिलता है। खेत बर्बाद हो रहे हैं, लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं कि प्लास्टिक को यूं जलाने से प्रदूषण हो रहा है, ये बेकार खाद की वजह से हो रहा है, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग ना करने का नतीजा है। मौसम से भला कौन जीत पाया है? मैं भी पत्रकार हूँ, ऐसे हार नहीं मानूंगी। समस्या को जड़ से मिटाने के लिए रिसर्च करूंगी, नोट्स बनाऊंगी। तुम्हारे पिता टूट चुके हैं समीरा, वो लोगों से हार गए हैं बेटा। मैं उन्हें हारने नहीं दूंगी, ये हम सब की लड़ाई है। लेकिन गांव वालों को ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए मनाएगा कौन? भोली बुआ। क्यों नहीं, उनकी हेल्प लेने में क्या बुराई है? एक्टिंग की दुनिया ने मुझे बर्बाद कर दिया था, मैं दोबारा उस दुनिया में नहीं लौट सकती हूँ। बुआ, आपको अपने भाई के लिए एक बार फिर से एक्टिंग की दुनिया में लौटना होगा। अगर प्रॉब्लम इतनी गंभीर है तो मैं अपने भाई के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ, लेकिन ये मेरा लास्ट शो होगा। लड़कियां चाहे तो कुछ भी बदल सकती है, फिर चाहे लड़ाई समाज से हो या फिर क्लाइमेट चेंज से। पढ़िए द लास्ट शो। लड़कियां चाहे तो कुछ भी कर सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं। मैं तो समीरा की फैन ही हो गई। कैसे उसने डिजाइन थिंकिंग प्रक्रिया से सब कुछ ठीक कर दिया यार। हाँ, और हमने ये भी देखा कि कैसे रसायनों से गांव के गांव बर्बाद होते जा रहे हैं। देखा, मैं सही था, जैविक ही आगे का जीवन है। हाँ, तुमने कहा था कि जैविक ही भविष्य है। You're right। हाँ, जीवन भविष्य, भविष्य जीवन। मजेदार कहानी थी, कहानी बहुत अच्छी थी, कहानी देखने में बहुत मजा आया। और ये तो बस एक झलक है। द लास्ट शो ग्राफिक नॉवेल में विस्तार में जैविक खेती पर जानकारी है, कैसे आप प्राकृतिक खादों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, हमने यहाँ पर प्राकृतिक खाद रखा हुआ है, इसे हम थोड़ी देर के बाद दाल और चावल में मिक्स करके खाएंगे। Oh God! केतन, तुम भी ना। प्राकृतिक खादों का जो मैं बात कर रहा था, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं रासायनों की जगह, जो हमारे खाने और हमारे पेट में जाते हैं। जैविक सब्जियां उगाना, पूरी तरह से जैविक खेती करना, अपनी कंपनी का पंजीकरण कराना और अपना ब्रांड स्थापित करना, इन सब के बारे में भी आप जानेंगे। हमने तो जैविक के ऊपर बहुत चपड़ कर ली। अब चलिए देखते हैं हमारे देश के युवाओं, किसानों और महिलाओं का इस पर क्या विचार है। आपको क्या लगता है कि जैविक खेती करना अच्छा है या रासायनिक खेती करना अच्छा है? मुझे लगता है कि जैविक खेती करना बहुत अच्छा होगा। जैविक खेती करने से जमीन की उर्वरा शक्ति जो होती है वो बनी रहती है, ठीक है। और जैविक खेती के माध्यम से जो भी फसल उगता है उसे खाने से मनुष्य स्वस्थ रहते हैं, ठीक है। और आने वाली पीढ़ी भी स्वस्थ रहते हैं और वातावरण भी बहुत अच्छे रहते हैं। जैसे जैविक खाद बनाना पहले बहुत कठिन था, अभी आसान हो गया है। बिहार में महिलाओं को जैविक खाद बनाने में बहुत लाभदायक है। जैविक खाद बनाते समय हमको 3 चीज का ध्यान रखना होगा, जैसे मेहनत करना जरूरी है और धैर्य रखना जरूरी है, और कि उसके गड्ढे में प्लास्टिक ना रखें, वो जैविक खाद को नुकसान पहुंचा सकता है। और जैविक खाद बनाने से हमको ये लाभ है कि हम उसको बेच के पैसा भी कमा सकते हैं। रासायनिक खेती का प्रयोग करते हैं तो इससे जमीन की उर्वरा शक्ति भी घटती है और जो हमारे फसल उगते हैं उसे खाने से बहुत हानिकारक भी होती है और वातावरण में बहुत
विपरीत प्रभाव भी पड़ता है रासायनिक खेती से। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है कि जो जनसंख्या फैल रहा है, आदमी जो पेड़ पौधे काट रहा है, प्लास्टिक जला रहा है, आदमी जो रासायनिक खाद यूज कर रहा है, इसको यूज ना करे, आदमी पेड़ पौधे ना काटे, प्लास्टिक न फैलाए, आदमी कपड़े का थैला यूज करे और जैविक खाद का यूज करे, जिससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित रह सके। अगर खेती में हम अगर खेती करेंगे तो उसमें बारिश भी हो सकता है, बारिश में भीग के भी खेती करना होगा, और अगर धूप है तो धूप में भी काम करना होगा। इसीलिए युवा नहीं सोचता है कि हम खेती करें, सब कुछ बाजार में मिलता है, हम बाजार से खरीद करके खाएंगे। अगर हम युवा अगर ये सोचे कि अगर खेती करेंगे तो हम उससे लाभ भी उठा सकते हैं, कि खेती फसल बेच करके पेट भी पाल सकते हैं और दूसरे को भी मजदूरी दे के दूसरे का भी पेट पाल सकते हैं। देखा तुमने कि हम जैविक होकर जितना फायदा करेंगे, प्लास्टिक उन सब समस्याओं पे पानी फेर देगा। और बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं है कि जैविक क्या होता है, इसके क्या फायदे हैं, और अगर पता भी है तब भी वो जैविक सब्जियां प्लास्टिक की थैलियों में खरीद रहे हैं। आजकल तो प्लास्टिक के नाम से ही मुझे गुस्सा आने लगता है, लेकिन मुझे यकीन है कि हमारे युवा इस समस्या को सुलझा सकते हैं। कैसे युवा कैसे सुलझा? कैसे? एक ऐसा व्यापार योजना बनाकर जो जैविक हो और जिसकी पैकेजिंग पर्यावरण हितैषी हो, यानी कि नो प्लास्टिक। तिनका भर भी प्लास्टिक यूज नहीं होता, और पैकेजिंग, डिजाइनिंग, ये सब तो काफी दिलचस्प विषय हैं। कितने अच्छे तरीकों से पर्यावरण हितैषी पैकेजिंग की जा सकती है। पुनर्चक्रित कागज, नारियल और हाथों से बनाए गए कागज, पत्तों से ही की गई पैकेजिंग, जैविक तरीके से, है ना? सारे आइडियाज एक से एक। पता है, एक ऐसी कंपनी है जो हाथों से कागज बनाती है बिना लकड़ी का प्रयोग किए, और ऐसी बहुत सारी कंपनीज आ रही हैं जो बेहतर हो रही हैं, जिससे हमारी प्लास्टिक पर निर्भरता कम हो सके। अच्छा दोस्तों, क्या आपने द लास्ट शो में देखा कि कैसे उन्होंने लोगों की मानसिकता बदलने के लिए विज्ञान के साथ साथ भावनाओं का भी प्रयोग किया? तो ये बहुत जरूरी सीखने वाली बात है ये। जी हाँ, तथ्यों से हमारी मानसिकता उतने अच्छे से नहीं बदलती जितनी की कहानियों से बदलती है। ऐसी कहानियां जिनके अंत में लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आते हैं। ऐसी कहानियां तो मुझे बहुत बहुत ज्यादा पसंद है। इसीलिए वो सवाल मैंने हमारे सवालों के सिलसिले सेगमेंट में पूछा था कि जब आपको द लास्ट शो का ग्राफिक नॉवेल मिलेगा तब आप उसे पढ़कर घर से बाहर जाएं और पता लगाएं कि आपके क्षेत्र में लोग जैविक पदार्थों के बारे में क्या सोचते हैं। ये भी 4 दिन का प्रोजेक्ट होगा। अब हम हमारे 18 से 23 उम्र के दर्शकों को फिर से बताना चाहेंगे कि अगर आपके पास कोई अच्छा विकल्प है और आपकी उस पर उद्यम करने की इच्छा है, तो हमें अपना शोध इस नंबर पर जरूर व्हाट्सएप कर दें। सिर्फ इतना ही क्यों, हमें आपके आइडियाज की पिच भी इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, यानी कि एक छोटा सा वीडियो बनाकर बताएं कि क्यों ये आपके क्षेत्र के लिए एक अच्छा विचार है, आपके आइडियाज से क्या समस्याएं सुलझेंगी और आप इसे कैसे सफल बनाएंगे। अपना नाम, फोन नंबर और पता देना ना भूलें, वरना हमें पता कैसे चलेगा कौन है। आप इसे जैविक खेत में या सब्जियों के साथ शूट कर सकते हैं। ग्रेट आइडिया केतन। अपनी पूरी क्रिएटिविटी का यूज करें। ऐसा सोचे कि आप किसी बॉलीवुड फिल्म में हैं, खुद का सेट बनाएं। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। देखते हैं कि क्या आप आइडिया पिचिंग की बाधाओं और सवालों का सामना करके इस उद्यम को करने के लिए पैसे जीत पाते हैं या नहीं। हमें चाहिए ड्रामा और उत्साह से बुनी एक प्रस्तुति। So all the best friends, अपना सफर जारी रखिए। अभी के लिए हमारी तरफ से अलविदा, जल्द मिलेंगे। और हाँ, आप हमारे सवालों के जवाब और जो भी आपके सवाल हैं, हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके भी बता सकते हैं। और अगर आपकी उम्र 18 से 23 वर्ष तक है तो आप अपना बिजनेस आइडिया या विषय से जुड़े अपने सवाल हमें इस नंबर पर वीडियो व्हाट्सएप करें। अपना नाम, नंबर, पता देना ना भूलें। क्या पता आपको इसके लिए फंडिंग मिल जाए। ऑल द बेस्ट। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आस्था और बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे शो में, जिसका नाम है युवा महिला उद्यमी बने।
हिंदुस्तान की 70% वर्कफोर्स गांव में रहती है, लेकिन फिर भी गांव की युवा महिलाएं अपने हुनर को पहचान नहीं पाती। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा युवा महिलाएं अपने गांव में ही ग्रीन एंटरप्राइज शुरू करें ताकि वो जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सके। और ऐसा ही कुछ किया हमारे आने वाली मेहमान आकांक्षा जी ने, जिन्होंने अपने गांव में बायोगैस प्लांट क्रिएट किया और अपने अंधेरे गांव को रोशन कर दिया। तो चलिए यहाँ पे स्वयंभू इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड से स्वागत करते हैं आकांक्षा जी का। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे शो में। थैंक यू सो मच। तो मैम मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है आकांक्षा जी के कूड़े को रिन्यूएबल एनर्जी बनाने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, आपको ये मोटिवेशन कहाँ से आई? ये बेसिकली जब मैं अपने कॉलेज में थी तो हमें एक टॉपिक पे रिसर्च करना होता था, और उससे भी पहले का अगर इंस्पिरेशन आप पूछो तो आई एम फ्रॉम पटना, और पटना की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बहुत ही आई शुड से दिस की वो डेड है, और एक प्रॉपर सेग्रीगेशन होना, एक प्रॉपर वेस्ट का यूटिलाइज करना, एक प्रॉपर डंपिंग यार्ड होना, चीज़ों को जगह पे फेंकना, गंदगी ना होना, उन चीज़ों से बहुत चिढ़ था मुझे बचपन से ही। और मुझे बहुत बुरा लगता था कि लोग क्यों मेरे सिटी में आते हैं और मेरे सिटी को कहते हैं कि तुम्हारा सिटी बहुत गंदा है। तो वहाँ से मुझे लगा कि लेट्स हैव बिजनेस मॉडल इन दिस बायोगैस प्लांट फॉर वेस्ट। तो ये तो कहानी रही है कि आपको मोटिवेशन कैसे मिली स्वयंभू इनोवेशंस की शुरुआत करने की, लेकिन जब आपने शुरुआत करी उसकी तो अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए। आपका इनिशियल फेज कैसा था, कैसे चैलेंजेस आपको मिले? तो पब्लिक को समझाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, फंड लाना भी एक चैलेंज अभी भी है, बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। फर्स्ट, पीपल डोंट ट्रस्ट बायोगैस प्लांट, जैसे कि प्लांट नहीं चलता है, हमने भी फंड किए हैं, वो फेल हुए हैं। तो आकांक्षा जी, यहाँ पे एक युवा महिला है बिहार से जिनका आपसे एक सवाल है, जो कि जुड़ी है हमारे साथ। तो उनका सवाल ये है। हाय, मेरा नाम अनिता कुमारी है, मेरी उम्र 17 साल की। मैम, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मैम, क्यों हिंदुस्तान में बायोगैस का इस्तेमाल करने वाले प्लांट कम है? इसके पीछे क्या वजह है? बायोगैस प्लांट को चलाना इतना मुश्किल क्यों है? पहला तो ये था कि जो टेक्नीशियन कंस्ट्रक्ट करता था उसको पैसे बहुत कम दिए जाते थे, तो एक उसका मोरल काफी डाउन होता था। दूसरा ये होता था कि जो एनजीओज कंस्ट्रक्ट करती थी बायोगैस प्लांट को, पहले सब्सिडी एनजीओज को मिल जाती थी क्योंकि वो सारा पैसा लगा के कंस्ट्रक्ट करती थी, कंज्यूमर को नहीं मिलती थी। तो अगर एक बायोगैस प्लांट 40,000 का है और आप मेरी कस्टमर हैं, मैं आपके घर प्लांट लगाने आई हूँ, तो मैंने आपको बोला कि आप 20,000 लगा दो, मैं 20,000 लगाती हूँ, एंड आई विल टेक द 20,000 सब्सिडी, सो दैट आपके सर पे 40,000 का बर्डन ना पड़े प्लांट बनाने में। तो वहाँ पे लोग क्या करते थे कि आपसे तो 20,000 ले लिया, बट मैंने सिर्फ 5,000 रुपये लगाया और मैंने सब्सिडी ले ली 20,000 रुपये की। तो ओवरऑल ये प्लांट जो था एक लाइन से फेल होता चला गया और इसकी बहुत नेगेटिव मार्केटिंग हुई। तो इसलिए लोग आज भी बायोगैस प्लांट को ट्रस्ट नहीं करते। उन्हें ये समझ में नहीं आता कि टेक्नोलॉजी तो आज भी अच्छी है, इट्स जस्ट यू हैव नॉट कंस्ट्रक्टेड इट वेल। तो आकांक्षा जी, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि एक बायोगैस प्लांट को चलाना कितना मुश्किल होता है? चलाने के लिए इट्स नॉट दैट टफ, क्योंकि आप जहाँ भी प्लांट लगाते हो एक लेवल यू डू सर्वे कि हाउ मच वेस्ट इज अवेलेबल। इट्स नॉट दैट you go and construct a plant and then you look for the waste. So you have to know that there are 40 cows or 50 cows and then you design the project. अच्छा 50 गाय है मतलब 50 क्यूबिक मीटर प्लांट लगेगा, मतलब 30 घर में गैस जाएगी. So you completely make that value flow chain. So if you have waste available, if you have people there, dedicated people whom you can employ, it's very easy. तो यहाँ पे ऐसे युवा लड़कियों को आप क्या टिप्स देना चाहेंगी जब वो शुरुआत करने जा रही है अपने ग्रीन एंटरप्राइज की? जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन योर आइडिया. और आप एक जनरल सजेशन मैं सभी एंटरप्रेन्योर्स को देना चाहती हूँ कि आप किसी भी आइडिया को जब शुरू करो तो उसके पीछे आप एक बहुत ही रॉबस्ट रिसर्च करो. ऐसा नहीं है कि आप आइडिया के साथ शुरू कर लो और आइडिया के बीच में आप अटक जाओ कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं था. सो दिस शुड नॉट हैपन. तो अगर आप बिहार में रहने वाली 18 से 23 वर्ष की युवा लड़की हैं और आकांक्षा जी की तरह ग्रीन एंटरप्राइज शुरू करके अपने गांव में कुछ बदलाव लाना चाहती हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर हमें कॉल करें और अपना ग्रीन आइडिया हमें पिच करें. हम यहाँ पे हैं आपकी सहायता के लिए. फिलहाल के लिए मैं आस्था चलती हूँ. आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में. तब तक के लिए बाय बाय. कोरोना वायरस का खतरा होगा कम जब हाथों को बार बार धोएंगे हम. साथियों, जब आपके हाथ गंदे हों, खांसने और छींकने के बाद, किसी भी सतह या वस्तु को छूने के बाद, शौचालय के इस्तेमाल के बाद, खाना बनाने, परोसने,
खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। पानी को बर्बाद ना करें। हाथों को साबुन से मलते समय पानी का नल बंद रखें। हाथ धोते समय आप हाथ धोने के चरणों का पालन करें। पहले हथेली से हथेली, फिर हथेलियों के पीछे, अंगुलियों के बीच में, अंगुलियों के पीछे, अंगूठे के तले पर और आखिर में अंगुली के नाखूनों को अच्छी तरह धोएं। यदि किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हैं या अधिक जानकारी चाहिए तो अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या सरकार के टोल फ्री नंबर 104 या 1075 पर संपर्क करें। बिहार सरकार और यूनिसेफ द्वारा जनहित में जारी।